नमस्कार। आज हम भारतीय क्रिप्टो जगत की दो कह सकते हैं बड़ी सुर्खियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, वजीरेक्स और बिटबीएनएस। हमारे पास एक अपडेट है, क्रिप्टो अपडेट, वजीरेक्स और बिटबीएनएस की ताज़ा खबरें। और इससे ना कहानी दो बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में जाती दिख रही हैं। एक तरफ तो मतलब महीनों की अनिश्चितता के बाद शायद कोई उम्मीद की किरण है, और दूसरी तरफ मामला और उलझता हुआ, गहराता हुआ सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है दोनों में भी। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर लाखों यूजर्स पर पड़ता है, और भारत में क्रिप्टो का जो पूरा माहौल है उस पर भी। सही बात है। इन एक्सचेंजों का जो होता है उससे पूरे इकोसिस्टम पर फर्क पड़ता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन थोड़ी मुश्किल सी जो स्थितियां हैं इनको खंगालें, समझें कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और क्यों ये सब इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसको खोलते हैं। शुरुआत वजीरेक्स से करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल वजीरेक्स से ही करते हैं। तो पहले याद दिला दें, जुलाई 2024 में एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ था वजीरेक्स पर। बुरी तरह हिल गया था एक्सचेंज। हाँ, वो काफी बड़ा हैक था, बहुत नुकसान हुआ था। हाँ, करोड़ों के एसेट्स पर असर पड़ा, यूजर्स के फंड्स अटक गए, और मतलब सवाल उठने लगे थे कि एक्सचेंज बचेगा भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यूजर्स बहुत परेशान थे महीनों तक, फंसा हुआ था पैसा सबका। लेकिन अब जैसा कि ये अपडेट बता रहा है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है। वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है, जेटाई पेटी लिमिटेड, वो सिंगापुर में एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लेकर आई है। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस स्कीम को सपोर्ट कितना मिला है। अपडेट में लिखा है कि 95.7% क्रेडिटर्स ने इसके हक में वोट किया है। 95.7%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, खासकर जब आप देखें कि ये क्रेडिटर्स करीब करीब $207 मिलियन की क्लेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा बहुमत मिलना मतलब ये किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए एक बहुत बहुत मजबूत संकेत होता है। ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सुनने में थोड़ा भारी टेक्निकल सा लगता है। आम भाषा में मतलब क्या हुआ है इसका, और वजीरेक्स के यूजर्स के लिए ये अहम क्यों है? आपने कहा 95.7% सपोर्ट, वो तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा? जरूर, इसे थोड़ा सरल करते हैं। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये है कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है वो असल में एक कानूनी समझौता होता है। जब कोई कंपनी मुश्किल में फंस जाती है तो वो अपने लेनदारों के साथ, मतलब जिन लोगों को कंपनी से पैसा लेना है, उनके साथ ये समझौता करती है। अच्छा। मकसद ये होता है कि कंपनी दिवालिया होने से बच जाए और लेनदारों को उनका पैसा वापस करने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता निकल आए। इसमें अक्सर क्या होता है कि कर्ज चुकाने की शर्तें बदल दी जाती हैं, या पेमेंट के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, या कभी-कभी कर्ज के बदले कंपनी में हिस्सेदारी भी दे देते हैं। वजीरेक्स के केस में ये स्कीम उन यूजर्स और बाकी क्रेडिटर्स को उनके अटके हुए फंड्स या क्रिप्टो एसेट्स वापस दिलाने का एक फॉर्मल प्लान है, जिनकी संपत्ति उस हैक में फंसी थी। समझ गई। अब आपका दूसरा सवाल था कि क्या 95.7% सपोर्ट गारंटी है? तो देखिए, गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि जिन लोगों का पैसा फंसा है उनमें से ज्यादातर को लगता है कि हाँ, ये प्लान उनके पैसे वापस पाने का सबसे अच्छा और रियल तरीका है। सही बात है। और इसका कोर्ट पर भी अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि अदालतें आमतौर पर क्रेडिटर्स की मर्जी का सम्मान करती हैं। हालांकि फाइनल फैसला तो कोर्ट का ही होगा, लेकिन इतने बड़े सपोर्ट के बाद प्लान के खारिज होने की उम्मीद काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस सिंगापुर में चल रहा है। अपडेट में ये भी लिखा है कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने एक मॉरेटोरियम लगाया हुआ था, मतलब कानूनी कार्रवाई पर रोक, उसको 16 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इसका क्या मतलब है? ये मॉरेटोरियम जो है, यानी रोक, ये कंपनी के लिए एक तरह की ढाल की तरह काम करती है। अच्छा, ढाल। हाँ, मतलब ये कि इस दौरान जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते या अपने पैसे वसूलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। इससे जिटाई को, मतलब वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी को, थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिलती है, ताकि वो बिना किसी एक्स्ट्रा कानूनी झंझट के इस स्कीम को फाइनल कर सकें और कोर्ट की मंजूरी की तैयारी कर सकें। ये रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो अब सबकी नजरें 16 सितंबर या उसके बाद सिंगापुर हाईकोर्ट के फाइनल फैसले पर ही हैं। और अगर मान लीजिए, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, कोर्ट इस स्कीम को हरी झंडी दे देता है, तो फिर यूजर्स को क्या उम्मीद करनी चाहिए? उनके फंड्स कब तक वापस मिल सकते हैं? अगर अदालत फाइनल अप्रूवल दे देती है, और जैसा हमने कहा क्रेडिटर्स के भारी सपोर्ट को देखते हुए इसकी संभावना काफी अच्छी है, तो अपडेट के मुताबिक कंपनी अगले 10 वर्किंग डेज के अंदर फंड्स और टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने का प्लान कर रही है। 10 वर्किंग डेज में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ,
ये उन लाखों यूजर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी जिनका पैसा महीनों से अटका हुआ है। ये न सिर्फ उनके फंड्स की वापसी का रास्ता खोलेगा, बल्कि वजीर-एक्स के लिए भी मतलब अपनी इज्जत, अपनी साख दोबारा बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। सही। बेशक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम एक क्लियर रोड मैप तो सामने आ जाएगा। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब निकालें? क्या हम कह सकते हैं कि महीनों की जो ये अनिश्चितता थी, निराशा थी, उसके बाद वजीर-एक्स के यूजर्स के लिए आखिरकार सुरंग के अंत में रोशनी दिख रही है, एक असली रिकवरी की उम्मीद? हाँ, निश्चित रूप से ये समाधान की तरफ एक ठोस और उम्मीद जगाने वाली बढ़त है। जैसा हमने कहा, 95% से ज्यादा क्रेडिटर्स का मान जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा पार करने जैसा है। लेकिन ये जोर देना जरूरी है कि आखिरी बाधा सिंगापुर हाई कोर्ट की मंजूरी है। जब तक वो नहीं मिलती तब तक कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो अभी संकेत मिल रहे हैं उनको देखते हुए वजीर-एक्स के यूजर्स के लिए ये निश्चित रूप से आशावादी होने का एक कारण तो है ही। ये दिखाता है कि अगर कोई गंभीर संकट आ भी जाए तो सही कानूनी स्ट्रैटेजी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से वापसी मुमकिन हो सकती है। चलिए, ये तो हुई वजीर-एक्स की कहानी, जहां एक समाधान, एक रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन अब हम अपनी नजर डालते हैं BitBNS पर, और यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है, बल्कि चिंताजनक दिख रही है, जैसा अपडेट बता रहा है। हाँ, BitBNS का मामला एकदम उल्टा है। यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। अपडेट के हिसाब से BitBNS के कई यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं, उनके अकाउंट से विड्रॉल्स बंद हैं, और प्लेटफॉर्म ने जो सफाई दी है वो भी मतलब स्थिति की गंभीरता को दिखाती है। हाँ, BitBNS का मामला काफी पेचीदा और कह सकते हैं गंभीर नजर आता है। कंपनी कह रही कि वो पैसे इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, LEAs ने उनके कुछ बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। फ्रीज कर दिए हैं? हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का खातों को फ्रीज करना, ये वजीर-एक्स वाली सिचुएशन से कितना अलग है? वहां तो एक भारी हैक था, यहाँ तो मामला कुछ अंदरूनी सा लग रहा है। इसके क्या मतलब हो सकते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, वजीर-एक्स का संकट एक बाहरी हमले, एक हैक से शुरू हुआ था। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, क्रेडिटर्स के साथ समझौता कर रहे हैं। हाँ। ये मुश्किल है, पर एक तरह से डिफाइंड प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जैसे भारत में ED हो गई या पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो गई, जब वो किसी कंपनी के खाते फ्रीज करती हैं तो ये आमतौर पर किसी गंभीर जांच का संकेत होता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के शक में हो सकता है, फ्रॉड के शक में, या कोई और गैर कानूनी गतिविधियों के शक में हो सकता है। ये सीधे कंपनी के ऑपरेशन और उसकी लेजिटिमेसी, मतलब उसकी वैधता पर ही सवाल खड़े कर देता है। ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, खाते फ्रीज होने का सीधा मतलब है कि कंपनी का कैश फ्लो रुक गया है। अब वो अपने एम्प्लॉय से सैलरी कैसे देगी, वेंडर्स को पेमेंट कैसे करेगी, और सबसे जरूरी यूजर्स को उनके पैसे कैसे लौटाएगी। और ये वजीर-एक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरी और शायद कंपनी के अस्तित्व के संकट का संकेत है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है, ये अब कोर्ट तक पहुंच गया है। अपडेट में है कि कुछ जो प्रभावित यूजर्स हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार, RBI और सेबी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इन बड़ी संस्थाओं का इसमें शामिल होना क्या दिखाता है? दिल्ली हाई कोर्ट का इन तीनों से, मतलब केंद्र सरकार जो पॉलिसी बनाती है, RBI जो बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है, और सेबी जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, इनसे जवाब मांगना ये मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है। हाँ, ये तो बड़े नाम हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोर्ट इसे सिर्फ एक कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच का झगड़ा नहीं मान रही है, बल्कि इसके व्यापक रेगुलेटरी और सिस्टेमिक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। कोर्ट शायद ये समझना चाहती है कि 1, क्या इन रेगुलेटरी बॉडीज को पता है कि क्या चल रहा है? हाँ। 2, क्या जो मौजूदा नियम हैं उनके तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों के ऑपरेशन और यूजर फंड्स की सेफ्टी के लिए काफी इंतजाम हैं? अच्छा सवाल है। और 3, क्या इस मामले में कहीं कोई रेगुलेटरी नाकामी या निगरानी में कमी का संकेत तो नहीं है? इन बॉडीज के जो जवाब आएंगे वो न सिर्फ BitBNS के भविष्य पर, बल्कि शायद इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजों के रेगुलेशन के भविष्य पर भी रोशनी डाल सकते हैं। सही। अगर रेगुलेटर्स कोई सख्त रुख अपनाते हैं तो इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। और यहाँ एक और बात है, अपडेट में ये भी जिक्र है कि BitBNS पर पहले भी, मतलब इस विड्रॉयल संकट से पहले भी, टोकन की कीमतों में हेरफेर यानी प्राइस मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या ये पिछली घटनाएं और जो अभी का संकट है,
ये आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है। जब किसी प्लेटफॉर्म पर पहले से ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी को लेकर सवाल उठे हों, जैसे कि कीमतों में हेरफेर के आरोप, तो जो अभी का विड्रॉवल संकट है वो यूजर्स के मन में और गहरे शक पैदा करता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम या टेम्परेरी कैश फ्लो की दिक्कत नहीं रह जाती, ये एक भरोसे के संकट, एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट में बदल जाती है, जैसा अपडेट में भी कहा गया है। क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, सही शब्द है। हाँ, यूजर्स को लगने लगता है कि क्या प्लेटफॉर्म जानबूझकर उनके फंड्स रोक रहा है, क्या कंपनी के चलाने में ही कोई बुनियादी गड़बड़ियां हैं, क्या उनका पैसा सेफ भी है या नहीं। ये जो पिछले आरोप हैं वो मौजूदा स्थिति में आप कह सकते हैं आग में घी डालने का काम करते हैं, और BitBNS के लिए यूजर्स का भरोसा फिर से जीतना बेहद बेहद मुश्किल बना देते हैं। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को साथ रखें, WazirX और BitBNS, तो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग सी तस्वीर उभरती है। एक तरफ WazirX है जो एक भयानक हैक के बाद भी कानूनी प्रक्रिया और क्रेडिटर्स के भारी सपोर्ट के सहारे वापसी की राह पर बढ़ता दिख रहा है। वहां यूजर्स के लिए कम से कम उम्मीद की एक वजह है। हाँ, एक पॉसिबल रास्ता दिख रहा है वहां। और दूसरी तरफ BitBNS है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की जांच में फंसा है, अदालती मामला चल रहा है, खाते फ्रीज है और पिछले आरोपों का बोझ भी है। यहाँ यूजर्स के लिए भविष्य बहुत अनिश्चित और धुंधला नजर आता है। हाँ, ये विरोधाभास क्रिप्टो बाजार की असलियत को ही दिखाता है। यहाँ मतलब भारी मुनाफे की संभावना है तो भारी जोखिम भी है। ये खासकर भारत जैसे उभरते बाजारों में ज्यादा सच है, जहाँ रेगुलेटरी ढांचा भी बनी रहा है, विकसित हो रहा है। सही। ये दो मामले हमें कुछ जरूरी बातें सिखाते हैं। एक तो ये कि संकट किस तरह का है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब ये कि बाहरी हमले जैसे हैक से उभरना मुश्किल तो है, पर फिर भी मुमकिन हो सकता है अगर कंपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाए और स्टेक होल्डर्स का भरोसा बनाए रखे। लेकिन अगर संकट कंपनी के अंदरूनी ऑपरेशन से जुड़ा है या कंप्लायंस से या कानूनी मुद्दों से जुड़ा है, तो उससे निपटना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है और अक्सर रेगुलेटरी एक्शन को दावत देता है। ये फर्क समझना जरूरी है। दूसरी बात, रेगुलेटरी निगरानी का महत्व। BitBNS का मामला दिखाता है कि जब चीजें गलत होती हैं तो रेगुलेटरी और कानूनी दखलंदाजी जरूरी हो जाती है, वो होती है। ये भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए साफ नियमों और मजबूत निगरानी की जो तत्काल जरूरत है उसे दिखाता है, ताकि यूजर फंड्स की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, भरोसा। आखिर में कोई भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, खासकर क्रिप्टो जैसा अस्थिर एरिया, वो सिर्फ यूजर्स के भरोसे पर ही टिक सकता है। WazirX अपनी रिकवरी योजना से वो भरोसा वापस पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि BitBNS का भरोसा वो गंभीर रूप से टूट चुका है और उसे वापस पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। WazirX एक संभावित समाधान की ओर बढ़ रहा है, जहां सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी के बाद लाखों यूजर्स को उनके अटके हुए एसेट्स वापस मिलने की उम्मीद है। ये एक मुश्किल लेकिन आशाजनक स्थिति है। हाँ, उम्मीद वाली बात है। वहीं BitBNS गंभीर संकट में फंसा हुआ है, फंड विड्रॉवल रुके हुए हैं, बैंक खाते फ्रीज हैं और मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलेटर्स की निगरानी में है। यहाँ यूजर्स के लिए अनिश्चितता और चिंता का माहौल है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाता है, जिस पे शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए। हम देख रहे हैं कि दो बड़े भारतीय एक्सचेंज बिल्कुल उल्टी दिशाओं में जा रहे हैं, एक शायद रिकवरी की ओर, दूसरा गहरे संकट की ओर। इन अनुभवों से सीखते हुए भारतीय क्रिप्टो बाजार में एक्सचेंजों को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और यूजर्स का अटूट विश्वास हासिल करने के लिए असल में क्या करने की जरूरत है? बड़ा सवाल है ये। क्या ये सिर्फ बेहतर सिक्योरिटी उपाय हैं, या फिर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, मजबूत इंटरनल कंट्रोल्स और बिल्कुल साफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस का एक कॉम्बिनेशन जरूरी है, ताकि ऐसी स्थितियां भविष्य में दोबारा ना हो? और ये सवाल ना केवल यूजर्स और एक्सचेंजों के लिए, बल्कि पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार। आज हम भारतीय क्रिप्टो जगत की दो कह सकते हैं बड़ी सुर्खियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, WazirX और BitBNS। हमारे पास एक अपडेट है, क्रिप्टो अपडेट, WazirX और BitBNS की ताज़ा खबरें। और इससे ना कहानी दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाती दिख रही हैं। एक तरफ तो मतलब महीनों की अनिश्चितता के बाद शायद कोई उम्मीद की किरण है, और दूसरी तरफ मामला और उलझता हुआ, गहराता हुआ सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है दोनों में भी। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर लाखों यूजर्स पर पड़ता है और भारत में क्रिप्टो का जो पूरा माहौल है उस पर भी। सही बात है।
इन एक्सचेंजों का जो होता है उससे पूरे इकोसिस्टम पर फर्क पड़ता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन थोड़ी मुश्किल सी जो स्थितियां हैं इनको खंगालें, समझें कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और क्यों ये सब इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसको खोलते हैं। शुरुआत वजीरेक्स से करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वजीरेक्स से ही करते हैं। तो पहले याद दिला दें, जुलाई 2024 में एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ था वजीरेक्स पर। बुरी तरह हिल गया था एक्सचेंज। हाँ, वो काफी बड़ा हैक था, बहुत नुकसान हुआ था। हाँ, करोड़ों के एसेट्स पर असर पड़ा, यूजर्स के फंड्स अटक गए और मतलब सवाल उठने लगे थे कि एक्सचेंज बचेगा भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यूजर्स बहुत परेशान थे महीनों तक, फंसा हुआ था पैसा सबका। लेकिन अब जैसा कि ये अपडेट बता रहा है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है। वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेटाई पेटी लिमिटेड, वो सिंगापुर में एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लेकर आई है। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है